अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकास है। सबसे पहले जो सर ने आपको बताया ना वाई करियर गाइडेंस, इसकी गाइडेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। सबसे पहली जो चीज़ आती है ना, वो हम अपने फ्यूचर को प्लान नहीं करते हैं। हम प्लान नहीं करते, जो कोई कहता है उसको मान। इसके बाद है फॉलो द क्राउड। जैसे किसी ने कहा यार वो मेरा दोस्त भी कर रहा है, फ़लाँ भी कर रहा है, फ़लाँ भी कर रहा है, चलो मैं भी कर लेता हूँ। या मेरे सर कह रहे हैं या फ़लाँ कह रहा है ये इसमें बड़ा अच्छा है, ये बड़ा बेहतरीन फैक्टर है, चलो जी वो कर लिया। उसके बाद चूज़ है दूसरे जो हम पे मुसल्लत करते अक्सर, यार मेरे कज़न ने इसमें MBBS किया हुआ है तो उसने मेरे वालिद साहब को मना लिया है कि इसको भी यही करना चाहिए। जैसे अक्सर बच्चे हमारे पास पहले आते थे, वो कह रहे जी हमारे रिलेटिव्स नहीं मान रहे, अबू नहीं मान रहे, फ़लाना नहीं मारा, हमने फ़लाँ अकेडमी जाना है। दूसरों का इन्फ्लुएंस ले लेते हैं, पेरेंट्स बाय फोर्स करवा देते हैं, मीडिया से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। यानी ये वो फैक्टर सर ने आपको बताए हैं जिसकी वजह से हम अब ये जो कैरियर गाइडेंस है ना, वो बहुत ज़रूरी है। फोकस हम नहीं करते, एमलेस प्रोसेस होता है जिसका कोई मकसद नहीं है। आपको ये काम कर रहे हैं, जिसे मैंने आपको 2 साल में जो आपको बातें बताई हैं उसमें सबसे मेन चीज़ यही बताई है कि आपने इंटर वो करना है जो आपने ग्रेजुएशन करनी है। अक्सर यही चीज़ होती है कि इंटर क्या करना है। इंटर जो आपने ग्रेजुएशन करनी है ना, उस पर डिपेंड करता है कि आपने इंटर क्या करेंगे। ठीक है, एम होना चाहिए आपका। इसी तरह से बाकी जो फैक्टर सर ने बता दिए हैं, नेक्स्ट कीजिएगा सर। इसके बाद इस जो अभी हमने पीछे मसाइल देखे हैं, इश्यूज़ देखे हैं, उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसमें स्टूडेंट ज़िम्मेदार है, उसके वालिदैन ज़िम्मेदार हैं, टीचर ज़िम्मेदार हैं। जो टीचर्स पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं वो तो बच्चों को कुछ किसी हद तक उनकी एनालिसिस करके, बच्चों का एनालिसिस करके उनको गाइड कर देते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ देम ऐसे होते हैं जिनको अपने बच्चों के बारे में नहीं पता होता, उनकी टीचिंग जो स्टडी की जो स्किल्स हैं उनके हवाले से नहीं पता होता, वो बहुत इसमें ज़िम्मेदार आते हैं। टीचर कुछ होते हैं, हर कोई नहीं होता, क्योंकि आपको हर टीचर हर लेक्चर में कुछ ना कुछ गाइड करता ही है। इसी तरह स्कूल और कॉलेजेस भी इसमें मेजॉरिटी आप देखते हैं, अक्सर कॉलेजेस वगैरह आते हैं, स्कूल्स में आते हैं और आपको गाइडलाइन देते हैं। ठीक है, तो इसमें उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों को वो उस तरह से अंडरस्टैंड करें और फिर उनको आगे फ्यूचर के बारे में बताएं। इसी तरह ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो हमारी सोसाइटी है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप जिस सोसाइटी में, आप जिस घर में रहते हैं, उसके इर्द गिर्द वाले जो लोग हैं वो आप पर बड़ा इन्फ्लुएंस डालते हैं। जो हम अपना फोकस हटा देते हैं, बाज़ दफ़ा हमें जॉब करनी पड़ती है, बाज़ दफ़ा कोई और इश्यूज़ होते हैं, उसकी वजह से ये भी इसी तरह गवर्नमेंट के भी फैक्टर है कि गवर्नमेंट के पास प्रॉपर प्लेटफॉर्म होना चाहिए ताकि वो उनको गाइड कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट, ये सर ने पूरा करियर साइकिल बताया कि इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एजुकेशन जो सबसे मेन चीज़ है आपकी, जो आपने हासिल करनी है, उससे पहले आप सेल्फ है, आपने खुद क्या करना है ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपने एजुकेशन है, वो जो अमूमन फैक्टर होता है वो फैमिली का होता है। बाज़ दफ़ा फैमिली ने आपसे कोई और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, आप कुछ और काम कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा उनको जॉब की ज़रूरत है कि यानी आप जॉब करें, काम करें, फैमिली को सपोर्ट करें। तो ये फैमिली का जो फैक्टर है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी ज़िंदगी की एजुकेशन लाइफ के अंदर। उसके बाद सोसाइटी का सेकंड फैक्टर आ जाता है, फिर विजन। आपका विजन क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। इसी तरह जो साइकिल 2 है, उसके अंदर सबसे मेन चीज़ जो होती है वो आपकी कमिटमेंट होती है। और कमिटमेंट को असरअंदाज हक़ाइक़ करते हैं कि आप फैक्ट्स, मतलब आप असल में क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, चॉइसेस क्या हैं। ये असल में फैक्ट्स हैं, वो हक़ाइक़ हैं जिन हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए आप किसी कमिटमेंट की तरफ आते हैं। जब वो कमिटमेंट कर लेते हैं फिर उसको प्लान करते हैं, यार ये काम मैंने कर लिया है, इसको आप प्लान करते हैं। प्लान के बाद आप उसको प्लान को एक्ट करते हैं, उस पर अमल करते हैं और सेल्फ बिलीव करते हैं कि यार ये मैं काम कर सकता हूँ। इसी तरह ये बड़ा अच्छे तरीके से आपको समझ आ चुका होगा कि सबसे पहले आपने अपने आप को डिस्कवर करना है, आपने अपने आप को देखना है कि मैं क्या चीज़ें, ऐसे फैक्टर्स हैं जो मुझे अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी के ऊपर इफ़ेक्ट करेंगे, मेरी एजुकेशन लाइफ के ऊपर असरअंदाज होंगे, तो क्या वह मैं उसको बेयर कर सकता हूँ। अगर मैं FSC करता हूँ या मैं ICOM करता हूँ या मैं सिंपल FA करता हूँ या कोई भी स्टडी के प्लान करता हूँ, तो ये जो जितने भी फैक्टर्स आएंगे, क्या मैं उस चीज़ को देख सकता हूँ। फिर आपने देखनी मेरे पास और ऑप्शन कौन कौन सी हैं, उसको एक्सप्लोर करना है। मेरे पास अगर FSC है, ICS है, कोई और है, मेरे पास ऑप्शन कितनी हैं, फिर उन ऑप्शंस में से आपने एक फ़ैसला करना है। जब फ़ैसला कर लिया उसके बाद आपने फिर अपनी तालीम को कंटिन्यू कर लेना है। और ये वो सारे स्टेप्स हो गए, सारे क्लियर हो गए, ये कैसे आपने फ़ैसला कैसे करना है। इसके अंदर मज़ीद चीज़ें लिखी हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स देखनी है कि मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, कि अपनी वीकनेसेस देखनी है कि मेरी क्या वीकनेस है, अपना टाइम देखना है, मेरे पास क्या टाइम है। और उसी तरह से ये सारी चीज़ें आप एनालिसिस अपनी प्रीवियस स्टडी से कर सकते हैं। ये जो 5 स्टेप्स हैं ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये जो 5 स्टेप्स हम इसको आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको शेयर भी करूँगा इन स्टेप्स को, आपने अच्छी तरह इसको पढ़ लेना है, आपको इससे भी बड़ा हेल्प मिल जाएगी। अब करियर जो है ये इसकी बुनियाद क्या है, ये 2 बुनियादों पर डिपेंड करता है। एक तो बुनियाद है एजुकेशन बेस्ड, कि तालीमी लिहाज से आप अपना करियर किस तरह से बनाते हैं। दूसरा टैलेंट बेस्ड, एक इंसान
तालीमी लिहाज से कितना, जैसे मिसाल के तौर पर CSS है, उसका मैक्सिमम जो फैक्टर है ना वो एजुकेशन बेस्ड है। जितनी आपकी अच्छी तालीम, जितना उसको अच्छे तरीके से आपकी ग्रिप होगी ना, उसको आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। और टैलेंट बेस्ड बाज़ ऐसा होता है आपकी तालीम में उतनी ग्रिप नहीं होती, लेकिन आप कोई काम बड़ा अच्छा कर लेते हैं, किसी काम वाले फैक्टर्स में आपका जो एक्सपीरियंस है या स्किल्स हैं, स्पेशलिटीज़ हैं, वो ज़्यादा होती हैं, तो आप उसको कर सकते हो। तो ये 2 फैक्टर्स आते हैं इसके अंदर। अब अगर हम बात करें मैट्रिक लेवल पर, तो 4 मेजर फील्ड्स हैं आपकी जो कि आप कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 एक है साइंस, कंप्यूटर, आर्ट्स, ओ लेवल्स। ओ लेवल्स को तो एक दफ़ा स्किप करें कि ये आपके पास ऑक्सफोर्ड के जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं वो करते हैं ओ लेवल और ए लेवल, जबकि बाकी जो हैं कुछ बच्चों ने साइंस में मैट्रिक किया हुआ है, कंप्यूटर में, ये बायो साइंस में है ये कंप्यूटर, और ये आपके पास कुछ बच्चे आर्ट्स के भी हैं। ये 4 मेजर फील्ड्स हैं हमारी मैट्रिक फील्ड में। उसके बाद अब ये जो साइंस ग्रुप के अंदर जो सब्जेक्ट आपके पास मौजूद हैं, उसमें बायोलॉजी है एक, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बाकी वो सब्जेक्ट वही मैथमेटिक्स हैं, बाकी इस्लामियत वगैरह हैं और एथिक्स वगैरह हैं, उर्दू है। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम बात करें कंप्यूटर ग्रुप की, तो वो बायोलॉजी की जगह पे कंप्यूटर है, बाकी सब्जेक्ट वही हैं। आर्ट्स की अगर बात करें, इलेक्टिव कोई 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, इलेक्टिव 1 और इलेक्टिव 2, पंजाबी है, इस्लामियत इख्तियारी है, और इसी तरह दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, बाकी कंपलसरी सब्जेक्ट जनरल साइंस होता है, मैथमेटिक्स है, उर्दू है और इस्लामियत वगैरह है। इसी तरह से अब हमारे पास ये वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जी जो सब्जेक्ट्स हमारे मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट के लिए हैं। ये सारा फ्रेमवर्क है पाकिस्तान के अंदर, जो पूरा एजुकेशन का सिस्टम चलता है ना, ये उसके अकॉर्डिंग है। अगर ये लोअर लेवल से हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, सबसे पहले प्राइमरी लेवल क्लास 5 तक, उसके बाद एलिमेंट्री और सेकेंडरी है। एलिमेंट्री 8वीं तक 8th क्लास है, और सेकेंडरी में आप मैट्रिक, अभी जो आपकी पोजीशन है वो ये है, आप इसको कंप्लीट कर चुके हैं, अब आपने इससे ऊपर जाना है। अब आपके पास जो हायर सेकेंडरी है, HSSC इसको बोलते हैं, जो आपके पास लाहौर बोर्ड के या मुख्तलिफ पंजाब बोर्ड्स हैं, वो जो आपके इंटरमीडिएट के लिए जितने भी कोर्सेज़ हैं वो यहाँ पे मेंशन है। FA है आपके पास जो ऑप्शंस हैं, FSC है, ICS है, ICOM है, DBA है, DCOM है, इसी तरह से आपके पास DAE एक बहुत इंपॉर्टेंट है, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, वो भी आपके इंटरमीडिएट लेवल पे आता है, उसका बोर्ड है टेक्निकल बोर्ड। उसके बाद इसके बाद जो आपके पास ऑप्शंस आती हैं, उसमें BA BSc है, ये आपके पास अब 4 ईयर की डिग्री होगी, ये मास्टर्स के इक्विवेलेंट होगी, 4 साल डिग्री होगी ग्रेजुएशन की, ठीक है। पहले BA 2 साल, BSc भी 2 साल की थी, लेकिन अब ये 4 साल के लिए है। इसी तरह AD है, एसोसिएट डिग्रीज़ हैं, इसके अलावा बहुत सारी आपके पास डिग्रीज़ मौजूद हैं जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे आती हैं। उसके बाद अगर हम बैचलर्स में देखें, ये भी इसी में आती है, ये भी बैचलर्स, ये 4 साल का उन्होंने यानी क्लासीफाई किया हुआ है, ये 4 साल के लिए, ये 2 साल के लिए थी, लेकिन अब ये भी 4 साल की, BA और BSc भी 4 साल की हो गई। BS बैचलर ऑफ साइंस, ये मुख्तलिफ फील्ड्स आपके पास हो सकती हैं। बैचलर ऑफ साइंस आपके पास कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, आपके पास सिविल इंजीनियरिंग है, इसके अलावा ढेरों फील्ड्स हैं, ठीक है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हमारी कराती हैं, वो भी आगे आएगा। यहाँ पे आर्कियोलॉजी है, उसके बाद इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, इसके बाद यानी अगर आप यहाँ पे पहले 2 साल का था, तो अगर आप 2 साल के बाद 2 साल का मज़ीद एजुकेशन लेते हैं तो वो MA MSc होता था, यहाँ पे आपकी 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट होती थी। उसके बाद BCom ऑनर्स है, 4 साल का BCom है, इस तरह MBB है, DVM है, ये सारे मेडिकल की फील्ड्स हैं। मास्टर्स की अगर हम बात करें, यानी MPhil, यानी इसके बाद 16 साल की स्टडी के बाद 18 साल की जो स्टडी के लिए वो MPhil होता है, उसमें MS और MPhil, ज़्यादातर जो अब कोर्सेज़ कन्वर्ट हो रहे हैं वो MS में हो रहे हैं। जितने भी MPhil के डिग्रीज थी, कैटेगरीज चेंज करके अब उसे MS, वो MPhil के इक्विवेलेंट है, 18 ईयर एजुकेशन है। इसका इंजीनियरिंग है, ME मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और दूसरी आर्कियोलॉजी है। उसके बाद जो फाइनल जिसके साथ डॉक्टर का टैग लगता है ना, वो होती है PhD। आप किसी भी सब्जेक्ट में MPhil करते हैं, जब मास्टर्स करते हैं, उसके बाद फाइनल जो डॉक्टर का आपको लक़ब मिलता है वो मिलता है PhD में। चाहे आपने उर्दू में किया है PhD तो वो डॉक्टर ही कहलाएगा। नेक्स्ट, अब जो फ्रेमवर्क है उसी चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है। हमारे पास प्राइमरी एजुकेशन है, नेक्स्ट कीजिएगा सर, मिडल, और इस तरह सेकेंडरी एजुकेशन, उसके बाद हायर सेकेंडरी है। अब ये स्टेप्स हैं, प्राइमरी, मिडल, मैट्रिक आपने कर लिया, अब आप यहाँ पर हैं जिसमें A लेवल है। A लेवल वो स्टूडेंट करते हैं जिन्होंने O लेवल किया होता है। उसके बाद DAE 3 ईयर, ये 3 साल, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर,
ठीक है, इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करते हैं। तो ये आपके पास 2 ईयर्स की FA/FSC, ICS, ICOM, DCOM और DBA है बैचलर्स में। इसके बाद नेक्स्ट सीढ़ी आपकी बैचलर्स की होगी, फिर मास्टर्स और फिर डॉक्टर। ये पूरी आपकी एजुकेशन की स्टेप्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, आपने एक एक करके ऊपर जाना है। नेक्स्ट कीजिएगा। अब जो है वो आपके पास इंटरमीडिएट प्रोग्राम में डिटेल में सब्जेक्ट्स आ गए। यहाँ पे आपका कंसर्न शुरू हो जाता है। जिस मकसद के लिए आज आप यहाँ पे आए हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें ये चीज़ है ताकि आपको आइडिया हो जाए इंटरमीडिएट में आपके पास कौन कौन सी ऑप्शन मौजूद हैं। सबसे पहले FSC है इंजीनियरिंग में 2 ईयर्स। इसमें जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आप यहाँ पे देखें ज़रा। उसमें आपके पास मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और उसके साथ ये जो बोर्ड है यानी जिसके अंडर ये सारा प्रोसेस होता है, 2 साल की स्टडी होती है, वो बाइस लाहौर है। यानी FSC जो इंजीनियरिंग है 2 ईयर और उसमें ये जो है वो आपके पास सब्जेक्ट बेरिंग है। बाकी जो कंपलसरी हैं जिसमें आपके पास उर्दू, इंग्लिश, वो तो आपकी वही चलेगी सारी से। उसके बाद मेडिकल में आपके पास जो मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री इंजीनियरिंग में था, तो मेडिकल में बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री होगा। ठीक है, आपके मैथ की जगह पर जो सब्जेक्ट चेंज हुआ है वो बायो है, ये मेडिकल में आ जाएगा। ICS में आपके पास ऑप्शन है, स्टैट रख लें, फिज़िक्स रख लें या इकोनॉमिक्स। ये 3 सब्जेक्ट हैं, उनमें से एक आप ऑप्शन आपके पास होगी। इस तरह कंप्यूटर और मैथ्स ये आपके पास ICS में होगा। ठीक है, जो आपके पास ऑप्शन होगी ICS में वो स्टैट, फिज़िक्स और इकोनॉमिक्स, इन तीनों सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट चलेगा और बाकी कंप्यूटर और मैथ होगा इसके अंदर। यानी यहाँ पे जो आपके पास केमिस्ट्री थी, केमिस्ट्री यहाँ पे एग्जाम्प्ट हुई है और दूसरी बायो, उसकी जगह पे आपके पास स्टैट या फिज़िक्स या इकोनॉमिक आप रखेंगे, कंप्यूटर रखेंगे और मैथ करेंगे। FA 2 ईयर में कोई भी 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, उसमें इकोनॉमिक्स भी आ जाता है, इस्लामियत इलेक्टिव आ जाती है, पंजाबी है, जो 9, 10 आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं उन्हीं में से आप कोई भी रख सकते हैं। FA जनरल साइंस के साथ होता है, उसमें आप स्टैट, मैथ और इकोनॉमिक्स सिंपल। एक FA भी होता है, उस FA में आप ये सब्जेक्ट, इस तरह ये मैट्रिक में भी था। उसके बाद ICOM में अकाउंटिंग है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है और बिजनेस मैथ है। ये सब्जेक्ट्स होंगे ICOM के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद DCOM है, इसमें भी इकोनॉमिक्स है। DCOM में कम्युनिकेशन स्किल आ जाती है और उसके बाद बैंकिंग है और कॉमर्स है। अब ये जो कम्युनिकेशन है ना, इसके अंदर हम एक लैंग्वेज है जिसे शॉर्ट हैंड लैंग्वेज कहते हैं। शॉर्ट हैंड लैंग्वेज वो DCOM के अंदर सिखाई जाती है। शॉर्ट हैंड लैंग्वेज का अलग कोर्स भी होता है और DCOM के अंदर वो एक सब्जेक्ट भी होता है, जिसमें एक कम्युनिकेशन की एक लैंग्वेज है। जिस तरह मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं वो इसको सीखते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ ऑफिस में जो असिस्टेंट होते हैं ना, वो इस लैंग्वेज को सीखते हैं। उनको ऑफिशियल वर्किंग के अंदर इसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद DBA है, इसके अंदर अकाउंटिंग्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, बिज़नेस कम्युनिकेशन है। इसी तरह जो CAT है ये आगे लेवल सिस्टम्स के अंदर आता है। तीसरी ये जो चीज़ है DAE 3 ईयर, ये इसमें आपके पास मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होते हैं। DAE में आपके पास इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT या CIT होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और सिविल है। ये मेजर 4 फील्ड्स हैं डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग की। ठीक है, इसी तरह से मेडिकल मुख्तलिफ डिप्लोमाज होते हैं। टेप्टा भी उनको करवाता है, पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन भी करवाता है और गर्ल्स के लिए नर्सिंग कोर्सेज वगैरह होते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम डिटेल में बात करें, मेजर सब्जेक्ट्स आपके पास बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स है। प्री मेडिकल में इसी तरह से बैचलर यानी FSC के बाद जो आपके पास MBBS ऑप्शन है, BDS है, फॉर्म D है, BS इन डाइट एंड न्यूट्रिशन और बाकी बहुत सारी ऐसी फील्ड्स मौजूद हैं। ठीक है, ढेरों फील्ड्स हैं आप जो FSC मेडिकल के बाद कर सकते हैं, जिसमें केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, फिज़िक्स, ये सारी रोबोटिक्स हैं, टेलीकम्युनिकेशन। और इसके अलावा जो इंटरमीडिएट के बाद आप कोर्सेज कर सकते हैं, उसमें BA, BSc, BCom, BBA, BS IT, वो डिपेंड करेगा आपने पहले जो सब्जेक्ट रखा है उसी के हिसाब से। मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर वो मैथ है ICS के अंदर। ठीक है, ICS के अंदर मैथ और कंप्यूटर साइंस, ये 2 मेजर सब्जेक्ट हैं। इलेक्टिव सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स है, फिज़िक्स है और स्टैट है। ICS के बाद आप क्या क्या काम कर सकते हैं वो यहाँ पे सारी फील्ड्स लिखी हुई हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंसेज है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, नैनो टेक्नोलॉजी है, स्पेस साइंसेज है, BS फिज़िक्स है, BS कंप्यूटेशनल फिज़िक्स है, BS मैथमेटिक्स है। ये आप ICS जिन बच्चों ने चूज़ करना है वो इन सारी फील्ड्स को देख सकते हैं और ये किन किन यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है वो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। इसी तरह से ICOM के बाद
आपके पास आईकॉम के अंदर ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग्स पार्ट 1 के सब्जेक्ट हैं, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, इस तरह पार्ट 2 के सब्जेक्ट्स हैं। और आईकॉम के बाद ये वो तमाम डिग्रीज़ हैं जो आप कर सकते हैं, जिसमें चार्टर्ड अकाउंट CA कर सकते हैं, उसके बाद बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है BBA, BS बिज़नेस इकोनॉमिक्स, BS इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये ढेरों आपके पास ऐसे कोर्सेज़ हैं, BS की डिग्रीज़ हैं, ग्रेजुएशंस की डिग्री हैं जो आप इसको कर सकते हैं। FA की अगर हम बात करें, जनरल साइंस के साथ आपके पास ये सब्जेक्ट की पेयरिंग बनती है, जिसमें मैथ स्टैट इकोनॉमिक्स है, मैथ कंप्यूटर साइंस फिजिक्स है, मैथ कंप्यूटर साइंस इकोनॉमिक्स है और मैथ कंप्यूटर साइंस स्टैट है। ये वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो इसके अंदर आप करेंगे। FA की बात करें तो FA के बाद भी देखें ढेरों डिग्रीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें BA, BSc, BCom, LLB, BBA, BS IT, और ये डिपेंड करता है आपने FA में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, उसी बेस पर ये सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे पेंटिंग है, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है, जर्नलिज्म है, हिस्ट्री है, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इस तरह मार्केटिंग मैनेजमेंट में मैं बताता हूँ। नेक्स्ट होगी स्लाइड जी। ये इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे, बायोमेडिकल, केमिकल, सिविल, ये DAE, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और मैकाट्रॉनिक्स, ये सारे DAE के प्रोग्राम्स हैं, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग के, जिसके ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो अमूमन जिन्होंने सोचा हुआ है कि हमने ये काम करना है। DAE के बाद क्या कर सकते हैं, ये एक दफ़ा देख के फिर हम DAE को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। BTech इन प्रीवियस प्रोग्राम, जो पहले BTech होता था अब उसको कन्वर्ट कर दिया गया है BS टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस इन, आगे वो टेक्नोलॉजी होगी, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, सिविल है तो सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, वो उसमें। इस तरह BE बैचलर इंजीनियरिंग होती है, वो 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया गया है। जो BS टेक्नोलॉजी है उसको स्पेसिफाइड कर दिया गया है DAE वालों के लिए, कि जो स्टूडेंट डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग करते हैं वो इसके बाद BS टेक्नोलॉजी यानी उनकी बेस टेक्निकल बनी होती है, तो उस पर मज़ीद वो उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जो कि इक्विवेलेंट होता है इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। उनकी सीट्स और वैकेंसीज अलग होती हैं, लेकिन ये होता है कि वो मोर टेक्निकल होता है। FSC के बाद जब आप BE करते हैं उसकी टेक्निकलिटीज़ और होती हैं, उसमें ज़्यादातर वो वाले सब्जेक्ट्स भी आते हैं जो ऑफिस मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं, जबकि DAE के प्योर टेक्निकल एक प्रोग्राम है। और उसके बाद BS टेक्नोलॉजी, वो भी एक टेक्निकल ही होता है, उसकी भी बुक्स तकरीबन कोर्स आउटलाइन BE जैसी होती है, बैचलर इंजीनियरिंग जैसी होती है। ये ऑफ़र कर रहे हैं इंटरमीडिएट प्रोग्राम्स, उनमें ये सारे कॉलेजेस हैं, GCU है, गवर्नमेंट साइंस कॉलेज है, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन है, गवर्नमेंट कॉलेज गुलबर्ग, ये सारे। और इस तरह ये गर्ल्स के लिए कॉलेजेस हैं, ये बॉयज़ के लिए कॉलेजेस हैं, ये गवर्नमेंट कॉलेज हैं। इस तरह नेक्स्ट प्राइवेट कॉलेजेस भी आएंगे। हम अगर थोड़ा सा DAE को ज़रा तफसीली बयान कर लें, अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं ना, आगे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के ऑप्शन हैं, तो हम इसको ज़रा थोड़ा सा समराइज़ करते हैं और आपको थोड़ा सा अपने अल्फाज में थोड़ा सा बयान करने की कोशिश करते हैं कि जो सबसे पहली चीज़ है ना, वो आपके पास मेजर जो आपके पास हैं वो 4 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 FA, जो बच्चे फ़ाइन आर्ट्स में जाना चाहते हैं, जो बच्चे ऐसी फील्ड में जाना, जैसे आपके पास लॉ है, जो हमारे इर्द गिर्द सबसे इम्पॉर्टेंट या ज़्यादा प्रोमिनेंट डिग्रीज़ हैं, उनमें सबसे पहले अगर आर्ट्स की बात करें तो वो आपके पास LLB है। FA के बाद LLB 5 ईयर प्रोग्राम है। उसके बाद आप वकील, और वकील के बाद जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप फिर आगे जो जज की सीट है वहाँ तक जो यही वकील है, मुख्तलिफ़ किस्म के उनके एग्ज़ाम्स होते हैं, वो उनमें अपीयर होते हैं और उस फील्ड तक पहुँचते हैं। दूसरी चीज़ है आपके पास FSC में 2 कैटेगरीज हैं, मेडिकल और इंजीनियरिंग। अब अगर हम बात करें मेडिकल की, तो मेडिकल में FSC के बाद सबसे जो टॉप पे फील्ड है वो MBBS है। MBBS में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका जो मेरिट है वो 95% आप जहन में रखें कि कम से कम 95% मेरिट जो है वो मेडिकल का है। मैट्रिक के, इंटर के जो आपके मार्क्स हैं उसकी परसेंटेज होती है 20%, 30% और इसी तरह फिर 50% आपके जो टेस्ट देते हैं आप MD CAT का, वो टेस्ट के मार्क्स होते हैं, यानी परसेंटेज होती है डिफरेंट, वो डिफरेंट ईयर्स में चेंज होती रहती है। बाज़ दफ़ा वो मैट्रिक के नंबर्स ज़्यादा कर देते हैं परसेंटेज, इंटर की कम कर देते हैं, टेस्ट की भी कम कर देते हैं, बाज़ दफ़ा वो मैट्रिक और इंटर को बढ़ा देते हैं और वो जो उनका पॉलिसी आती है ना, उस पॉलिसी के मुताबिक आपका वहाँ पे एडमिशन होगा।
उसकी फ़ीस तकरीबन चंद लाख रुपया होती है 5 साल की, जो कि जिनका उसमें एडमिशन हो जाता है तो वो इजीली फिर उसको अफोर्ड कर सकते हैं। इजीली से मुराद यही है कि वो खुद ब खुद कुछ होम ट्यूशन्स, कुछ साथ वर्किंग करके, कुछ पेरेंट्स से हेल्प करके, तो वो ओवरऑल उसको जो है वो बर्दाश्त कर लेते हैं, वो फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, अगर परसेंटेज इतनी अच्छी नहीं आती और कम आती है, तो मेडिकल में अगर आगे हम परसू करना चाहें तो वो आपका जो 5 साल का तकरीबन टोटल ख़र्च है वो 60 to 70 लैक्स है। 60 से 70 लाख रुपया आपका वो ख़र्चा है जो कि आपने फ़ीसिस अपनी बुक्स वगैरह और इस तरह के प्राइवेट सेक्टर में आपने उसको इस इतने रेंज में, इतने बजट में आपका MBBS 5 साल की डिग्री कंप्लीट होती है। ठीक हो गया। अब अमूमन यही होता है, उसके लिए भी आपको जो MD कैट का टेस्ट है वो भी उसमें लाजमी देना होता है। वो टेस्ट आपने लाजमी अपीयर होना होता है। उसमें जो पासिंग स्टूडेंट्स होंगे, पास होंगे, वही गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ ये क्लियर होगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी, वहाँ पे भी इतना कंपटीशन है, वहाँ पे भी मेरिट लिस्ट बनती है। जो जिन्होंने 60 से 70 लाख रुपया आपसे लेना है, वहाँ पर भी मेरिट लिस्ट बनेगी और उस मेरिट लिस्ट में जो आएगा वही उस वहाँ पर एडमिशन ले सकता है। एक चीज़ हो गई। अब ये हो गया प्री मेडिकल। आपने जो जो फील्ड में आपको जैसे जैसे बताता जा रहा हूँ, आपने अब अपने माइंड में उसको जगह देनी जानी है। यानी कि पहली मेरी अब प्रायोरिटी क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है और चौथी क्या है, और उसके मुताबिक फिर आपने एग्जीक्यूशन करनी है, आपने उस पर अमल करना है। दूसरी चीज़ आती है इंजीनियरिंग। अगर आप FSC प्री इंजीनियरिंग करते हैं, प्री इंजीनियरिंग के बाद जो आपके आगे फील्ड्स हैं वो डिफरेंट BS में, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, FSC के बाद बहुत सारी फील्ड्स हैं जो जिसमें आप जा सकते हैं। BSc इंजीनियरिंग है जिसमें आपके पास मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाती है, सिविल आ जाती है, BSc सिंपल भी आ जाती हैं। आप किसी कोर सब्जेक्ट में भी BS कर सकते हैं, BS फिज़िक्स, BS केमिस्ट्री, BS उर्दू, BS जो साइंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उससे मुतालिक आप BS कर सकते हैं। ठीक है। उसमें उसकी जो कोर सब्जेक्ट की जो फील्ड है ना, वो टीचिंग फील्ड है। कोर सब्जेक्ट आम तौर पर वो स्टूडेंट्स करते हैं, बाद में वो टीचिंग फील्ड की तरफ जो आते हैं। बहुत कम स्टूडेंट्स, यानी 10% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो उस फील्ड से रिलेटेड कहीं जॉब करते हैं। मसलन किसी ने BS फिज़िक्स किया है तो किसी जैसे हमारी पाकिस्तान की एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, वहाँ पे जॉब्स आती हैं तो वो वहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह कुछ प्राइवेट ऐसी कंपनीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, जिसने BS केमिस्ट्री किया होता है, वो केमिस्ट्री वाली जो केमिकल लैब वगैरह है वहाँ पे उसकी एडजस्टमेंट हो जाती है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो फिर टीचिंग की तरफ आते हैं, क्योंकि ये कोर सब्जेक्ट्स जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर अब वैकेंसीज़ आती हैं, जिसने कोर सब्जेक्ट में मास्टर्स किया होगा सिर्फ वही एलिजिबल है। इंजीनियरिंग वाले को वो एलिजिबल नहीं करते। मेडिकल फील्ड से जिसने MBBS किया हुआ है उसको एलिजिबल नहीं करते। जिसने BS बायोलॉजी या MSc बायोलॉजी की होती है वही टीचिंग के लिए, बायो के सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल होता है। जिसने BS फिज़िक्स किया हुआ है या BS यानी इसी के अंदर 4 ईयर BSc फ़िज़िक्स और फिर MSc फ़िज़िक्स की होती है, वही फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल होता है। इस तरह जिसने MA किया हुआ है, MA उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात और इस तरह के किसी भी, वही वो उस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि अगर हम BS करते हैं, यानी FSc करने के बाद BS फिज़िक्स या किसी कोर सब्जेक्ट में करते हैं, तो हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन है। एक, प्राइवेट सेक्टर में उन फील्ड्स में जहाँ पर कोई भी मेडिकल या इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर कोई काम हो रहा है तो उससे रिलेटेड कोई वर्किंग कर सकते हैं। और अगर हम मेडिकल की बात करें तो FSc के बाद वो मेडिकल की जो मुख्तलिफ फील्ड्स हैं उसमें आप जा सकते हैं। अब तीसरी चीज़ आ जाती है DAE। FA हो गया, FSc हो गया, ICOM की अगर हम थोड़ी जल्दी से बात करें तो ICOM आपकी कॉमर्स की फील्ड है। ICOM बैंकिंग की फील्ड है, कॉमर्स और बैंकिंग। हर कंपनी में अकाउंट ऑफिस ज़रूर होता है, और अकाउंट ऑफिस में जो कॉमर्स फील्ड के स्टूडेंट्स हैं वो ICOM और BCOM करने के बाद उनके अकाउंट ऑफिस में उनकी वर्किंग होती है। ठीक है। उसमें आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, उसमें अकाउंट से सेल परचेज़, इसके अलावा जो एंट्री और एग्ज़िट, मतलब जितनी भी चीज़ें उस फैक्ट्री में आनी हैं और जो उस फैक्ट्री से जानी, ये सारी कैलकुलेशंस वाला जितना भी काम है ना, वो सारे के सारा कॉमर्स फील्ड के स्टूडेंट्स करेंगे। ICOM, फिर BCOM है। अब ये BCOM की डिग्री भी आपके पास 4 ईयर है और 16 ईयर एजुकेशन है, मास्टर्स की डिग्री इसमें
मिलती है, MSc मास्टर इक्वल 16 ईयर एजुकेशन। DAE की बात करें, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है DAE से मुतल्लिक, वो ये है कि अगर आप सिर्फ FSc करते हैं और FSc में अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, मैट्रिक में भी आपके अच्छे मार्क्स हैं, तो आपके लिए इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाना या मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर आपके मैट्रिक में 60%, 70%, 80% मार्क्स हैं, इवन तो 80 से 90 के दरमियान में भी हैं, तो जितना मेरिट इन यूनिवर्सिटीज़ में है, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, वो पॉसिबल नहीं रहेगा वहाँ पे एडमिशन लेना। इंजीनियरिंग की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो आपके 3-4 लाख रुपया 4 साल का लगेगा, आपकी मुकम्मल डिग्री हो जाएगी। लेकिन अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो ये 12 से 15 लाख रुपए में 4 साल के आपके इतने पैसे लगेंगे इंजीनियरिंग करने के लिए। FSc के बाद प्री मेडिकल में अगर आप प्री इंजीनियरिंग में जाते हैं, FSc प्री इंजीनियरिंग, और उसके बाद कोर इंजीनियरिंग, BSc इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, सिविल, किसी भी फील्ड में जाते हैं। IT के थोड़े से पैसे ज़्यादा हैं, IT के 15-16 लाख होगा, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल वगैरह के उसके थोड़े से कम है, उसके तकरीबन 12 से 13-14 लाख रुपए में इंजीनियरिंग होगी। इसको अब आप माइंड में बिठा लें कि इसको हम कर सकते। अब बारी आती है DAE की, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग की। इसकी सबसे पहले मैं जो है वो डीमेरिट्स बताता हूँ, कॉन्स बताता हूँ, इसके नुकसान क्या क्या हैं। नुकसान इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि इसकी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है ना, उसकी जैसे UET है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, या पंजाब यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उसके अंदर वैकेंसीज, इसकी जो सीट्स हैं ना वो कम होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने FSc प्री इंजीनियरिंग की है, उसकी सीट्स पंजाब यूनिवर्सिटी में और UET में ज़्यादा हैं, और जो DAE करके जाता है उसकी सीट्स कम हैं। ये इसका नुकसान है। नुकसान इसका एक है, फ़ायदे इसके ज़्यादा हैं। अब फ़ायदे इसमें क्या क्या हैं? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी कालाशाह काकू मुरीद के में एक यूनिवर्सिटी है जो कि UET का कैंपस है, वो बनाई ही DAE स्टूडेंट्स के लिए गई है कि आगे जाके वो BS टेक्नोलॉजी वहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा ये टाउनशिप में जहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसके साथ ही एक नई बिल्डिंग बनाई गई है। ये ग्रीन टाउन थाना है, उसके साथ VTI है, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसके साथ एक और बिल्डिंग है, वो बनाई स्पेशलाइज्ड BS टेक्नोलॉजी है, और वो ज़्यादातर DAE के स्टूडेंट्स करते हैं। उससे ग्रेजुएशन हो जाती है और उसी बेस के आगे आपकी टेक्निकल जॉब हो जाती है। दूसरा फ़ायदा, FSc करने के बाद आप कोई ऑफिशियल जॉब कर सकते हैं, कोई टेक्निकल जॉब नहीं कर सकते, चाहे आप इंजीनियरिंग करें या मेडिकल करें। उसके बाद आप कोई टेक्निकल जॉब आपकी एजुकेशन बेस्ड पर नहीं होगी। अगर आपने करनी है तो वो आपका सिर्फ एक्सपीरियंस काउंट होगा। आप इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का या कोई काम करते हैं, वो सिर्फ आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। आपकी एजुकेशन बेस्ड पर जब तक आप इंजीनियरिंग की कोई डिग्री नहीं कर लेते, उसका आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा। जबकि जो DAE है ये आपका कोर टेक्निकल सब्जेक्ट है। इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बुनियादें, उसके प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, असूल बताए गए हैं। उसके अलावा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आप इलेक्ट्रिकल का करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी आएगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट होगा। इसके अलावा जो आपके पास कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट होगा, फिज़िक्स का एक सब्जेक्ट होगा, केमिस्ट्री का एक सब्जेक्ट होगा। ठीक है, यानी आप डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग जब करते हैं तो ये जो टैग आपका लगेगा वो टेक्निकल एक बंदे के तौर पर लगेगा कि ये शख्स टेक्निकल पर्सन है, इसको सारी उन बेसिक टेक्नोलॉजी का पता है जो कि फील्ड में यूज़ होनी है। मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में, मुख्तलिफ इदारों में, जहाँ पे भी टेक्निकल काम हो रहा है वहाँ पे ये टेक्निकल फील्ड यूज़ होगी। ठीक है, अब इसमें मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है और IT है। ये 4 बेसिक्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन आगे उनका जो स्कोप है ना वो नैरो होता चला जाता है। यानी सिविल का काम अगर देखें तो जहाँ पे भी बिल्डिंग बननी है वहाँ पे सिविल का काम है, जहाँ पे रोड बनना है वहाँ पे सिविल का काम है। और कंस्ट्रक्शन एक ऐसा सेक्टर है जो अनस्टॉपेबल है। कोरोना में बाकी हर चीज़ रुकी हुई थी सिवाय एक कंस्ट्रक्शन के, ऐसे ही है ना। दूसरा, अगर हम मेडिकल में जाएँ तो वो मेडिकल तो बिल्कुल अलग हो जाता है ना। जो आपके पास डिप्लोमा है, इसके अलावा अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल की, तो कोई बिल्डिंग, कोई कंस्ट्रक्शन ऐसी नहीं होगी जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं होगा।
सिविल का काम बाद में शुरू होना है, पहले इलेक्ट्रिकल वहाँ चाहिए, पहले वहाँ पे बिजली चाहिए। ऐसे ही है, पानी चाहिए ना वहाँ पे, पानी चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? मोटर चाहिए, मोटर चलाने के लिए आपको बिजली चाहिए। यानी कंस्ट्रक्शन वर्क बाद में होना है, इलेक्ट्रिकल का काम पहले आपको वहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। इसी तरह जब वो बिल्डिंग बन जाएगी, उसके अंदर कोई ऐसा काम, टेक्निकल काम हो रहा है, मशीनें वर्क कर रही हैं, उसके लिए फिर आगे इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क उसके बाद स्टार्ट हो जाता है, और फिर उसके सारा ऑपरेशन वगैरह वो आईटी फील्ड से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सारी चीज़ें। अब ऐसे बच्चे जिनके पास इतना बजट नहीं है कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फीसिस भर सकें, अगर तो इतना उनके अंदर टैलेंट मौजूद है या उनको कॉन्फिडेंस है कि वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, मैट्रिक में क्योंकि एग्ज़ाम्स दे दिए हैं, अब तो रिज़ल्ट आना है, आगे एफएससी में तो आपने मेहनत करनी है, तो जिनको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में इजीली एडजस्ट हो जाएगा, वहाँ पे वैकेंसी जो मार्क्स उसके हैं उसकी बेस पे उसका मेरिट बन जाएगा, तो वो तो बेफिक्र होकर एफएससी कर सकता है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो थोड़ा सा 50-50 हैं कि यार मेरे मार्क्स तो 70-80% की रेंज में हैं, लेकिन मैं एफ़ए जाना नहीं चाहता, एफ़ए करना नहीं चाहता, तो उसके लिए एक दरमियानी ऑप्शन मौजूद है DAE की, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग की। वो दरमियानी ऑप्शन यही है कि वो इंटर उसका साइंस में काउंट होगा। अगर वो DAE में इतनी मेहनत कर लेता है, अगर वो कहता है ना कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैट्रिक में मैं तो इतने अच्छे नंबर नहीं ले सका, 90 की रेंज में नहीं गया, तो मैं आगे मेहनत करूँगा, लेकिन आगे वो ये भी देख रहा है कि पेरेंट्स और फैमिली वो सपोर्टिव नहीं है, उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा मुझे कि मैं आगे प्राइवेट पढ़ सकूँगा, तो फिर दरमियान वाली ऑप्शन बेहतरीन DAE है। DAE मेहनत करे पूरे लगन के साथ, ये एक स्किल है, साथ साथ आप स्टडी कर रहे हैं और साथ साथ स्किल हासिल कर रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की वर्कशॉप्स होंगी, आप जहाँ पे भी कॉलेज में जाएंगे उन वर्कशॉप्स में आपकी स्किल डेवलपमेंट होगी। अब जिसमें जितना ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता जाएगा वो उसकी वर्किंग करता जाएगा। हमारे साथ DAE स्टूडेंट कुछ ऐसे थे जिनकी अक्सर शॉप्स थी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, और उनको जो चीज़ें टीचर्स ने पढ़ानी होती थी वो चीज़ें उन्हें कॉन्सेप्ट पहले से होता था, क्योंकि वो साथ साथ उसका जॉब कर रहे होते थे, वो काम कर रहे होते थे, वो बड़ी आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर लेते थे। ठीक है, अब इसमें आपके पास जो ऑप्शन बच जाती है DAE करने के लिए, वो अब आपने अपने ऊपर देखना है कि मैं किस में ज़्यादा स्किलफुल हूँ, मुझे इलेक्ट्रिकल की फील्ड अच्छी ज़्यादा बेहतर लग रही है, या सिविल की ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, या इलेक्ट्रॉनिक्स की मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, या चौथे नंबर पे कंप्यूटर की। अब कंप्यूटर तो आपके पास जो ऑप्शन है IT से रिलेटेड, हमें कंप्यूटर चलाना, कंप्यूटर ऑपरेट करना तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब उसकी टेक्निकल पॉइंट्स में जाते हैं ना, वहाँ पे जाके हमारी बात हो जाती है। मसलन उसकी प्रोग्रामिंग, उसकी लैंग्वेज, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, मेरा मकसद आपको डराने का नहीं है, मेरा मकसद है आप वो जो हमने शुरू में बातें की हैं ना, कि आपने अपने आप को हर लिहाज से ऑब्ज़र्व कर लेना है, अपना हर फैक्टर को देख लेना है। यार मेरे पास सारी ऑप्शन, आपके पास अभी मैदान पूरा खुला हुआ है, जब आपने एक चीज़ सेलेक्ट कर ली ना, उसके बाद आपके लिए मुश्किल हो जाएगा वहाँ से वापस मुड़ना। कर आप कुछ भी सकते हैं, लेकिन उसमें फिर टाइम आपका बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरी तरफ से जो आपके लिए ऑप्शंस, अभी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, दो मेजर ऑप्शंस आपके पास हैं। दो ऑप्शंस आपने अपने माइंड में देखनी है। फैमिली सपोर्ट, तो मेरे पास फैमिली सपोर्ट कितनी है। नंबर 2, मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके पास फैमिली सपोर्ट है वो ये फिर देखेगा मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके पास फैमिली सपोर्ट नहीं है वो फिर एक ही चीज़ उसके पास बचती है कि ऐसा कौन सी फील्ड में मैं जाऊँ जिस फील्ड में मैं अपने आप को खुद सपोर्ट कर सकूँ, जिसमें मैं अपने आप को खुद सपोर्ट कर सकूँ। फैमिली सपोर्ट किस हद तक सपोर्ट है ये भी आपने कंसीडर करना है। बाज़ पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों कहते हैं आप जो करेंगे हम आपके साथ हैं, जो भी करो हम आपके साथ हैं, लेकिन उसकी फिर ज़ाहिरी बात है हमें अपने आप का पता होता है उसकी लिमिट क्या है। उसकी लिमिट 2 लाख रुपया है, 3 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है। वो जो सपोर्ट मिलेगी वो किस हद तक मुझे मिल सकती है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर अब आपके पास जो 2 ऑप्शन बची हैं उसमें से डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग जो सबसे सूटेबल चीज़ है। हम ज़्यादा आगे नहीं उसको तफसील में, अभी कुछ और भी चीज़ें हैं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के बारे में, उसको ज़रा स्किप करते हैं, ज़्यादा फोकस इस पे करते हैं। अब आपको क्या करना चाहिए,
आपने इंडिविजुअल सोचना है, फैमिली सपोर्ट, और नंबर 2 पे मेरी स्किल्स, मैं कितना कर सकता हूँ, कितना को मैं आगे जा सकता हूँ। और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरे आइडिया के मुताबिक 60-70 लाख या 15-20 लाख रुपए तक मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। फैमिली को इतना सपोर्ट करना उनके लिए, फैमिली के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अब हमारे लिए आसान हल क्या है? आसान हल, एफएससी करते हैं तो फिर आपको बीएससी और उसके बाद फिर जॉब उसके रिलेटेड ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। फील्ड में जो उससे रिलेटेड जॉब होगी वो आपको उसकी ढूंढनी पड़ेगी। अगर आप डिप्लोमा करते हैं, टेक्निकल फील्ड में जाते हैं, उसके लिए आपको आप अपनी शॉप बना सकते हैं, अपना काम शुरू कर सकते हैं, किसी के साथ अटैच हो सकते हैं। भाई कर रहा है, कोई और दोस्त कर रहा है, रिश्तेदार कर रहा है, आप उसके साथ अटैच हो जाते हैं। बस लैंग्वेज, खुसूसन जिन्होंने आगे टेक्निकल फील्ड में भी जाना है या किसी भी फील्ड में जाना है, उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज उतनी ही ज़रूरी है जितनी वो फील्ड ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि आगे आपके पास जितनी भी आपने इंजीनियरिंग करनी है या किसी भी फील्ड में जाना है, तो वो सारी की सारी आपकी इंग्लिश के अंदर है। तो जितनी लैंग्वेज के लिहाज से, क्योंकि अक्सर लोग DAE करने के बाद या इंजीनियरिंग करने के बाद वो जाते हैं दुबई या शारजा या किसी भी दूसरे मुल्क में जाते हैं, तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर होता है। वहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है इंग्लिश लैंग्वेज में, जिनमें कुछ ना कुछ कमांड उनको होती है, उन पे इस चीज़ का फ़ायदा होता है। और आपकी स्टडी में भी आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपकी तरफ से अभी कोई क्वेश्चन या कोई और आप बात करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मज़ीद